नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि अगर बात करें लोकतंत्र की, तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने वोटर को, अपनी जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं, खासतौर से पानी, हवा और अगर वातावरण की बात करें उसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है, जवाबदेही बनती है। जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही तक अगर देखा जाए तो सरकार की है। लेकिन उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। आज भी हरदोई और सीतापुर से कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि लगभग दर्जनों लोगों की मौत की खबरें आई हैं। ये वो प्रदेश है जहां पर अगर बात करें हाल ही में जो घटनाएं हुई वो तो चर्चा में थी ही, लेकिन अगर आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो वो भी कहीं ना कहीं गंभीरता को एक तरह से इंगित करते हैं। और अगर आज की बात करें तो यूएनओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में लगभग 8 लाख बच्चों की मौत हो गई है। ये अगर इंटरनेशनल सीन है, हालांकि इसको भी ये कहा गया है कि ये कम हुई है। कम होने के बाद अगर 8 लाख है तो कम से कम ये जरूर आज सवाल बनता है कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या पूरे देश में जो सिस्टम है उसको लेकर अगर बात करें, जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन यह सिर्फ जनता की ही जिम्मेदारी, सरकारों की जिम्मेदारी है या जनता को भी कुछ करना, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के बाद अक्सर जब कहा जाता है कि मौसम बदल रहा है या मौसमी बुखार फैल रहे हैं या वाटर बोर्न डिजीजेज हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते एक रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में बुखार का कहर जारी है। इस बुखार ने अब तक कई लोगों की जानें भी ले ली है। यूपी के कई जिले इस बुखार की चपेट में हैं। हरदोई में वायरल बुखार की चपेट में आने से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हरदोई के दर्जनों गाँव बुखार की मार झेल रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि जिले में करीब 22 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से करीब 12 लोगों की जान बुखार से गई है। बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। सभी अस्पतालों को दवाओं और जरूरी सामान दिए जा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में भी 10 नए बुखार के मरीज भर्ती होने की भी खबर है। हमारे हरदोई जनपद में अब तक लगभग 22 मौतें हो चुकी है। इनमें से अधिकांश तो पुराने रोगों की वजह से हुई है। कुछ केसेस जो है फीवर की वजह से भी 10-12 केसेस की डेथ हुई है। 4 ब्लॉकों में अभी तक हमारे प्रभावित हैं, जिनमें संडीला, बेहंदर, हरियाणा और टेढ़ियामा, 4 ब्लॉक प्रभावित हैं। और बुखार में ज़्यादातर केसेस तो वायरल फीवर के ही है और मलेरिया भी करीब 110 केसेस में पॉजिटिव निकले हैं। हमारे विभाग की तरफ से एक तो जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें 3 डॉक्टर, 3 हेल्थ वर्कर और एक गाड़ी समेत हमेशा तैनात रहते हैं। कहीं से कोई खबर आने पर ये लोग उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। तो इस सीतापुर में भी वायरल बुखार का कहर जारी है। पूरा जिला इसकी चपेट में है। यहाँ वायरल बुखार से अब तक 34 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं इसकी चपेट में करीब 5000 लोग हैं। इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। एक माह में जब बरसात थोड़ी सी कम हुई है और प्रतिवर्ष इस महीनों में आपको ज्ञात होगा कि वायरल फीवर और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं और ज़्यादा प्रकोप में रहती हैं। कुछ बीमारियां जो लगभग 34 डेथ हमारी रिपोर्ट हुई जिले के अंदर। तो वहीं बहराइच में हालत और बदतर है। यहाँ पिछले 45 दिनों के अंदर 70 बच्चों की मौतें हो गई, जबकि 86 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई मासूमों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीजों का इलाज जमीन पर बेड लगाकर किया जा रहा है, तो वहीं मासूमों का इलाज कराने आए परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बाद अब अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल बहराइच में क्योंकि ये बेड जो है हमारे 40 बेड का चिल्ड्रन वार्ड है और इस समय लगभग 50 से 60 बच्चे पर डे भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि ये बहराइच तराई का क्षेत्र है और यहाँ पे जो मरीज इस समय आ रहे हैं वो गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, यहाँ तक कि नेपाल के मरीज यहाँ एडमिट हो रहे हैं। और इस समय जो बरसात के बाद थोड़ा सा संक्रमण बढ़ जाता है, उसके जपनीस एंसेफेलाइटिस या जेई के एएस करके मरीज काफी आ रहे हैं।
जी हां, यही सच है कि डबल इंजन वाली सरकार मौजूद है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सूबे में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। जनता को उम्मीद थी कि अब बहुत चीजें होंगी, लेकिन जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए, जमीन पर लेटे हैं, बेड नहीं है। अगर बात करें जिस तरीके से प्रकोप बढ़ा है, कोई ये पहली बार नहीं है, लेकिन हर साल होता था। क्या बदलाव है? लेकिन दोनों बातों पर हम बात करेंगे। क्या जनता को खुद कितना अवेयर होना है, क्या इसमें प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, सरकारों की क्या जिम्मेदारी। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हम आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले अनिल गोयल जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, हमारे स्टूडियो दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ ऋषि पांडे जी हैं, कांग्रेस की तरफ से। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनिल दुबे हैं, सर्जन हैं, और वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर दानिश कमाल हैं, फिजिशियन है, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। दानिश कमाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद जुनैद हाशमी है, जम्मू स्टूडियो में हमारे साथ, न्यूज पॉइंट के एडिटर हैं। सैयद जुनैद हाशमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले चलना चाहेंगे, अगर बात करें, हालांकि बनती बात जो है सबसे पहले अनिल गोयल जी के पास चलने का है, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे साथ अनिल दुबे जी हैं। अनिल जी, क्या आपको लगता है, दुबे साहब, डॉक्टर साहब, कि मौसमी बुखार है, मौसम बदल रहा है, बरसात के बाद ऐसी आमतौर पर बीमारियां हर साल फैलती हैं, क्या यह मान लेना चाहिए कि ऐसा होता रहेगा, यह इसको रोका भी जा सकता है? होता है, और स्पेशली जब दिन और रात का टेम्परेचर में काफी फर्क होता है, तो ऐसे समय में वायरल फीवर्स के फैलने की काफी संभावना होती है, पर इनको रोका जा सकता है। एक्चुअली वायरल फीवर को अगर हम कंट्रोल करने की बात करें तो हमारे पोषण से उसका डायरेक्ट संबंध है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें वायरल इन्फेक्शन अगर होगा भी तो एक माइल्ड फॉर्म में होगा, एक कम फॉर्म में होगा, एक कहना चाहिए उसका बहुत ही एक अत्यंत कम प्रभाव पड़ता है। और अगर हमारा पोषण, अगर हम कुपोषित है, अगर हमारा पोषण सही नहीं है, हमारे आसपास का एनवायरमेंट सही नहीं है, साफ सफाई सही नहीं है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है, तो यही वायरल हमारे लिए जानलेवा हो जाता है, जो न केवल बुखार बल्कि मौत का भी कारण बनता है, जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया है। तो कुछ हमारी जिम्मेदारी है और कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, पोषण हमारी जिम्मेदारी है, साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है, पर उचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना या ऐसे बच्चों को प्रॉपर इंश्योरेंस कवर देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपने बताया, इसमें कोऑर्डिनेशन की आपको लगता है जरूरत है, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके की व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं, बेड, अगर वहां पर रोजाना 50 से 60 बच्चे रोजाना भर्ती हो रहे हैं, तो सैकड़ों की तादाद अगर हो सकती है 2-3 दिन में, और बेड 40 ही है, तो क्या आपको लगता है कि इसको इंप्रूव करने की जरूरत है सरकारी स्तर पर? नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे कि कारण ही वही है, आप ओवर क्राउडिंग है, प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की कम है, और ऐसे में अगर हम हॉस्पिटल में ला रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता अच्छा होने के बजाय वो तो और डिटोरेट होगा। तो मैं वही कही, उचित स्वास्थ्य सेवाएं जब तक से हर बच्चे में, हर तालुके में पहुंच नहीं होगी उसकी, तो नेचुरली ओवर क्राउडिंग होगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं जब तक से गांव के लेवल तक नहीं पहुंचेंगी या छोटे छोटे शहरों के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक से एक सेंट्रलाइज जगह होगी, वहां पे मैक्सिमम बच्चे आएंगे और नेचुरली उनको वो बेड्स पूरे मिलेंगे नहीं, और वो ओवर क्राउडिंग होगी, उसमें उनको केयर भी प्रॉपर नहीं होगी, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे ही मैं करना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने कहा कुपोषण, यानी अगर बात करें इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा अगर हमारे शरीर में वो ताकत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बात करें बरसात के बाद कई चीजों में बदलाव आता है। सबसे ज्यादा वाटर बोर्न डिजीज जिसको कहते हैं, जो पानी की वजह से जो होती है, पानी सबसे ज्यादा दूषित हो जाता है कई बार। उसके कई कारण हैं, एनवायरमेंट को लेकर भी और खासतौर से पॉल्यूशन को लेकर भी। कई बार पानी इतना खराब हो चुका है कि वो खुद जहर की तरह काम कर रहा है कुछ जगहों पर। ये 2-3 कारण है। कारणों को थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरीके से ये जो बनते हैं, फिर मैं अनिल गोयल जी के पास चलूंगा। डॉक्टर अनिल दुबे साहब के पास मेरा सवाल था ये वाटर बोर्न डिजीज। मैं जी अगर कहीं आपने मुझसे जो पूछा जी, तो अगर वाटर बोर्न डिजीज, ये भी बात सही है कि बरसात के समय में जनरली हमारा जो वाटर प्यूरिफिकेशन है उतना अच्छे से नहीं होता, उसमें काफी सेडिमेंट्स होते हैं और वाटर क्वालिटी काफी डिटेरेट होती है, और इस कारण वाटर बोर्न डिजीज भी अनदर कारण होता है बरसात के समय में। एक डेथ का, या डायरिया इज अ कॉमन कॉज फॉर डेथ इन अ बेबी। जो आपने 8 लाख जो रिपोर्ट, यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें 8 लाख बच्चे 5 साल से कम के हर साल मरते हैं, उसमें एक प्रमुख कारण एक वाटर बोर्न डिजीज डायरिया भी है।
तो वो भी एक पोषण से ही रिलेटेड हुआ। अगर हमारा पोषण सही है, अगर हमारे में इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम इस तरह से कंटामिनेटेड वाटर को वैसे तो लेना नहीं चाहिए। डेफिनेटली प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई हर घर में, हर गांव में, हर जगह होनी चाहिए। तो एक प्रमुख कारण जो वाटर बॉर्न डिजीज का है वो है कंटामिनेटेड वाटर। और दूसरा हमारी जागरूकता का अभाव। हम जब घर के आसपास जो ट्यूबवेल यूज करते हैं, कुआं यूज करते हैं, या समटाइम्स हम तालाब से भी पानी ले लेते हैं, जैसा मैंने गाँव में कई बार देखा है, तो ये जागरूकता का भी अभाव रहता है। और फिर बरसात के समय में तो ये ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। और आपने जो कहा जागरूकता का अभाव, लेकिन यहां पर मैं ये सवाल लेकर अनिल गोयल जी के पास जाना चाहता हूं। डबल इंजन की सरकार आपने दी है, आपने वादे किए थे और चुनावी रैलियों में आपने कहा था कि आपने केंद्र में तो सरकार बनवा दी है, अब अगर प्रदेश में भी सरकार बनेगी तो हम वहां पर रहेंगे और यहां पर योगी जी रहेंगे या यहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जागरूकता के अभाव में लोग तालाब से पानी पी रहे हैं। ये जागरूकता का अभाव है या कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है? या अगर आप जिस तरह से विजुअल देख रहे हैं कि बेड नहीं है, जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं, पूरा सिस्टम, आप जो है बड़ी बातें करते हैं। आज ही आपने एक अध्यादेश जारी किया है आधी आबादी को लेकर, लेकिन आप पूरी आबादी को नजरअंदाज कर रहे हैं। आजाद साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने ये बीमारी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, ये वाकई में बहुत अफसोसजनक बात है और अफसोस की बात है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सारी पिछली सरकारें हैं। रातों रात में ना डॉक्टर तैयार हो सकते हैं, रातों रात में ना हॉस्पिटल तैयार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर और हॉस्पिटल तैयार होने में समय लगता है। लेकिन आपने अपनी चुनावी रैली में कभी ये नहीं कहा कि हमको 5 साल में नहीं कर पाएंगे। सर मेरी सुन तो लें, इसलिए इस बात को हमें देखना होगा कि ये चीज रातों रात में तैयार नहीं होती। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं यूपी सरकार के लिए विशेष करके ही, कि आप ये लगाएं कि यूपी सरकार, हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने गांवों के अंदर 1300 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करी है, जो बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। 2400 नए। जब तक वो नहीं खोलेंगे तब तक हम मान लें। सर मेरी बात तो सुनिए, चीजें जानकारी बढ़ा रहा हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा, आपके दावे पे शक नहीं कर रहा। आजाद जी, लेकिन ये घोषणा की बात हुई, मैं कह रहा हूं जो हुआ उसको बताएं। आजाद जी, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है। और इसके अलावा 2400 नए डॉक्टरों की भर्ती हो रही है, हजारों की संख्या में नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1409 अलग से चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। 11,440 नए उपकेंद्रों को स्थापित किया जाएगा। ये सब सरकारों ने सारी योजना बना करके इसको पाइपलाइन में ला करके हम इसको जमीन में लाने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको और बताएं कि हमारी सरकार ने 500 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, जिससे कि वो उनका इलाज जो है वो निश्चित तौर पर सारी बीमारी उनको पता चलेंगी और उसका वो कंप्यूटराइज सिस्टम उनका इलाज होगा। तो ये सब चीजें एकदम नहीं होती, लेकिन इन सब चीजों पर करने पर सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और पूरी तरीके से इस काम के ऊपर लगी हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको, उसको माइंड मत करना, पहली बार अगर भारत सरकार ने पहली बार सोचा है तो जो मरीज हैं उनका कोई मौलिक अधिकार है, मरीज हैं उनके मौलिक अधिकारों का ध्यान देने के लिए हमने गाइडलाइन तैयार करी है कि जिस गाइडलाइन पर मरीजों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उदाहरण के लिए कि मरीजों के साथ उनको डॉक्टरों का कैसा व्यवहार हो, हॉस्पिटल का कैसा व्यवहार हो, और उनके जो व्यवहार आप विजुअल में देख रहे हैं सर, और अन्य जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी मसौदा जारी करा है। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे बिल भुगतान, अगर किसी को कोई भी मरीज है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उसको डिस्चार्ज से हॉस्पिटल नहीं रोक सकता, हॉस्पिटल को इसको डिस्चार्ज। ठीक है, वो आगे हम चलेंगे। हमारे साथ दानिश कमाल, डॉक्टर दानिश कमाल मौजूद हैं, फिजिशियन है। आपके यहाँ क्या कुछ इजाफा हुआ है मरीजों का, खास तौर से सरकारों की तो आपने बात देख ली है, जिस तरह से अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है लेकिन वो जो दिख रहा है, लेकिन क्या जनता अपने स्तर पर भी करे? क्या अभी आपके अपने उसमें क्या हालात है? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि लोग कम से कम हॉस्पिटल जाने लायक तो बने? जैसे डॉक्टर अनिल दुबे ने कहा कि कुपोषण एक वजह है। देखिए आजाद भाई, इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बुखार अगर फैल रहा है वायरस या बैक्टीरिया से किसी भी तरह से, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली प्रिवेंशन, कि उसका बचाव किस तरह से किया जा सकता है, हर साल ये बुखार ना फैले, और दूसरा हम या हमारी सरकारें या हमारा सिस्टम उसका इलाज करने में कितना सक्षम है, किस हद तक कर पा रहे हैं उसका इलाज हम। तो प्रिवेंशन का जो मामला है, जितने भी वायरस हैं, मान लीजिए एक एडिस जो मच्छर है अपना, जो हमारा एक है फीमेल मच्छर,
वो जो वायरस से संक्रमित होता है, तो ऐसा नहीं है कि मच्छर जब पैदा हुआ तभी से उसके अंदर वायरस है। उसके पेट में वायरस आएगा और 8 से 10 दिन का एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर में उसके सलाइवा तक वायरस पहुंचेगा। फिर वो सलाइवा जब हमारी ह्यूमन बॉडी पर आएगा, बॉडी को काटेगा किसी इंसान के, तो उसकी बॉडी में वो सलाइवा के जरिए वो वायरस पहुंचेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमें इस प्रोसीजर का मालूम है कि मच्छर के आने के बाद मच्छर के सलाइवा में वायरस आएगा, फिर वो ह्यूमन बॉडी में जाएगा, उसके बाद वो वायरल डिजीज हमारी बॉडी में होगी, तो गवर्नमेंट को या एजेंसियों को, जो इस एजेंसी जो काम कर रही है, उनको जानकारी लेकर के और एक पहले से प्रिवेंटिव कदम उठाना चाहिए। फॉगिंग मशीनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आज ही मैं एक व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, सहारनपुर की एक न्यूज थी कि वहां पर ग्राम प्रधान क्या करते हैं, फॉगिंग मशीनों के लिए 10,000 रुपए निकाल लेते हैं और फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर हम फॉगिंग मशीन का टाइमली इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से मच्छरों को हम इनएक्टिव कर देंगे, तो मच्छर काट ही नहीं पाएगा, तो काफी हद तक तो रोकथाम ऐसी लग जाएगी हमारे इसके ऊपर। ठीक है। एक चीज, दूसरी बात यह है कि अब हमको ये देखना है कि साहब हमारा वायरल डिजीज होने के बाद हम ट्रीटमेंट कितना कर पा रहे हैं पेशेंट का, हम किस लेवल तक पेशेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं। आप देखिए आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां 20, 25, 30 किलोमीटर तक कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है या सरकारी अस्पतालों की सुविधा नहीं है वहां पर, तो पेशेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। लोगों में जानकारी के अभाव है बहुत ज्यादा। वायरल डिजीज को, डेंगू को लेकर इतना लोगों में डर बैठ गया है, डेंगू और इस तरह की चीजों को, बीमारियों को लेकर, कि लोग आधे से ज्यादा डर से खत्म हो जा रहे हैं। इससे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अनिल ने, कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, कुपोषण का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जब हमारी बॉडी का, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, हम लड़ नहीं, क्योंकि वायरल डिजीज जो होती है बेसिकली वायरस हमारी बॉडी में आता है और उसका वायरस का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। उस लाइफ साइकिल के बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है, निकल जाता है बॉडी से वायरस हमारी, ये समझिए आप। तो जब वायरस हमारी बॉडी से निकलकर बाहर चला गया तो हमारी बॉडी इतनी पावरफुल हो जाती है हमारे कि हम कम से कम उस वायरस से जो है लाइफ में दोबारा कभी वो वायरस हमारे पे अटैक नहीं कर सकता है। और डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे लोग डर रहे हैं। 4 तरह का होता है। एक वायरस अगर डेंगू का हमारी बॉडी को एक बार संक्रमित हो गई उससे हमारी, और हम उसको वायरस से लड़ने में कामयाब हो गया पेशेंट हमारी इम्यूनिटी की वजह से, तो जीवन में दोबारा वो वाला वायरस हमारे को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, यानी आपको लगता है कि पेशेंट की मजबूती भी इसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारों का भी आपने रोल बताया। हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि पांडे जी, कांग्रेस की तरफ से मौजूद है। ऋषि जी, आपने अभी देखा कि हर साल जिस तरीके से बीमारियां होती हैं और उसमें मौतें होती है, तो स्वीकार कर लें या इसके लड़ने के लिए आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है? किस जगह कमी आपको नजर आती है? क्या आम जिंदगी से इस तरह सा खिलवाड़ होता रहे और आप मानते रहें और इसको स्वीकार कर लेंगे? जहां तक मेडिकल सुविधा की बात है, मुझे याद है, अग्रवाल जी को पहले करेक्ट कर दूं, अग्रवाल साहब ने अभी एक झूठा आंकड़ा पेश किया है कि गोयल साहब, अनिल गोयल जी, हाँ, सॉरी, अनिल गोयल साहब ने एक आंकड़ा पेश किया है, वो सरासर जुमलेबाजी की तरह, जैसे इनके सरकार है जुमलेबाजी की, सेम उसी की तरह है। इनके प्रधान सेवक जी ने 2014 में वादा किया था कि मेडिकल सुविधाएं अच्छी की जाएंगी, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उसमें ये रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं और एक पेश कर दिया कि ऐसे करेंगे। मेडिकल कंप्यूटराइज इलाज भी बोला, अभी इन्होंने लाइन ऐड किया था कि कंप्यूटराइज इलाज होगी। एक फिर जुमलेबाजी फिर से कर दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कुपोषण के लेकर भी, इनके जो सरकार है, मोदी सरकार है, इनके जो प्रधान सेवक है, उन्होंने बहुत बड़ा एक, मैं थोड़ा सा आपको एक राय दे दूं। जी, कुपोषण आप इनके कहते हैं ना देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा सा हमें लगता है प्रधानमंत्री तो सभी के हैं। जी, थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप माने, लेकिन मेरा एक आंकड़ा है मेरे पास, उसको मैं पेश कर देता हूं आपके सामने। तो इन्होंने कुपोषण के लेकर बहुत ज्यादा ढिढोरा पीटा था 2014 के चुनाव में कि कुपोषण में, और आज का जो रिकॉर्ड है, एनआरसी का रिपोर्ट है, 26% से ज्यादा आज भी कुपोषण के शिकार है बच्चे। उसमें इनके पास आंकड़ा झूठा आंकड़ा है, वो 2014 में 2013-2014 में कितने थे वो बता दीजिए। सर आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लो सर, सुन लो आंकड़ा क्यों दे रहे हो जी? सर मेरी बात सुन लो सर। कुपोषण के मामले में 26% से ज्यादा, आपके सिर्फ बिहार की बात करें तो 26% से ज्यादा है। हर साल 10 से 12 से 15 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। डेंगू, चिकनगुनिया, इनसे मौत हो जाती है।
इनके मेडिकल सुविधाएं ऐसी हो है और मतलब बद से बदतर होती जा रही है। यूपी में देखिए अभी क्या हाल है, 60-70 बच्चे। ठीक है, ये काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आपने काम नहीं किया, आप बाहर हो गए, लेकिन अब विपक्ष की जिम्मेदारी तो निभाएं। जो बड़ा मामला हो रहा है, आप बड़े बड़े मामले तो उठा रहे हैं, ये छोटा मामला जो आम आदमी से जुड़ा है, इस पे तो कहीं आप नजर नहीं आ रहे, पूरी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। जो इन्होंने झूठा वादा किया था, सड़क पे तो आप उतरेंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी तो निभाएंगे। झूठा वादा, जो झूठा काम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जो झूठा वादा किया था सर, जो झूठा वादा किया था उसका आंकड़ा पेश कीजिए। बताओ ना, झूठा कौन सा वादा क्या है सर? कांग्रेस का जब शासन था, मेडिकल कॉलेज जब आए थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे सर, मेडिकल कॉलेज खोले जाए बढ़ी है सर, मेडिकल नहीं हुई है सर। आपने कितने मेडिकल करना कांग्रेस का काम है सर? कितने मेडिकल बताइए, कौन सा वायदा हमने झूठा करा? कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, ये बताइए। आपने दिल्ली में ही मेडिकल एम्स खुला है। आप इधर बदरपुर साइड में आप चले, दिल्ली में गौतमपुरी में एम्स खुला है, जिसमें एम्स भी है और तुम्हारा होम्योपैथिक इलाज भी है, यूनानी इलाज भी है। एक भी बताया, ऐसे तो बहुत कितने बच्चे को बचाया आपने, ये आंकड़ा दीजिए सर। झूठा आंकड़ा दीजिए, सही गौतमपुरी में हॉस्पिटल खुला, वो बता भी रहा हूँ सर। आप जाकर के मौके पर ये राजनीतिक जो नोक-झोंक है, यही देश के लिए, देश की जनता के लिए सबसे घातक है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा ऋषि पांडे जी। डॉक्टर अनिल दुबे, 2-3 चीजें निकल के सामने आए, जैसे डॉक्टर दानिश कमाल ने भी कहा कि एक साइकिल है, खासतौर से अगर आप बात करें फॉगिंग मशीन को लेकर, या मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, या उस वायरस को, उसके कुछ भी संवाहक हो सकते हैं, कुछ भी उसके लिए देखने कारण हो सकते हैं, लेकिन पानी एक वजह होती है। कई बार क्या आपको लगता है कि समय पर फॉगिंग हो जाए, समय पर पानी की देखभाल हो जाए, और अगर चीजें सही हो तो ये हादसे या ये जो हालात हैं बिगड़ने से पहले कंट्रोल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वेक्टर कंट्रोल के बारे में डॉक्टर कमाल ने जो कहा है बहुत सही कहा है कि वही एक हमारे पास तरीका बचता है। अगर हम वेक्टर कंट्रोल करते हैं तो डेंगू टाइप की जो वायरल डिसीजेस है वो स्प्रेड होने से रुक सकती है। तो उसके लिए जो कॉमन चीज है वो है कि मच्छर को पनपने से रोका जाए, और उसके लिए स्टैग्नेंट वाटर। लेकिन कई बार सरकारी एजेंसीज ये भी शिकायत करती है कि हमारे पास बजट नहीं है, फॉगिंग मशीन के लिए तेल नहीं है, और भी चीजें, ये भी क्या समस्या आती है, या आपको लगता है कि एग्जीक्यूट करने में क्या परेशानी आती है, फिर क्यों नहीं करते? देखिए, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट और वो प्रॉपर चैनल से प्रॉपर जगह तक पहुंच पाए। जैसा कि अभी एक एग्जांपल आपके प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक ग्राम सरपंच है, वो जो है 10,000 रुपए इशू करते हैं और उससे फॉगिंग मशीन नहीं आती, वो कुछ और यूज हो जाता है। जब तक से इस तरह के लूपहोल्स रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कोई भी प्रोग्राम एयर कंडीशन ऑफिस में बनाएं और वो नीचे गांव के लेवल पे या जमीनी लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो बनते तो सारे हैं, साफ सफाई के लिए सारी गाड़ियां रिएम्बर्स होती हैं, फॉगिंग मशीन खरीदे जाते हैं, पर वो कहाँ यूज होते हैं, किस जगह पे यूज होते हैं? और जनरली जो देखने में आया है वो ऐसा आता है कि वीआईपी एरियाज में तो बार बार दिन में 4 बार फॉगिंग होती है, और मैं नहीं समझता किसी गांव में। यानी आम आदमी के नाम पर, आम जनता के नाम पर जो चीजें होती है वहां तक पहुंच नहीं पाती है। हमारे पास आज समय इसलिए कम है कि एक तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज लास्ट कमेंट सबका लेना चाहेंगे इस डिबेट में। अनिल जी, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर लोकेशन नहीं हो पाती, प्रॉपर बजटिंग नहीं हो पाती। क्या अब सरकार इस पर ध्यान देगी कि कम से कम हादसे होने से पहले हम कंट्रोल कर लें? लास्ट कमेंट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। आजाद जी, सरकार का पूरी तरह से ध्यान है। फॉगिंग मशीन का सवाल यहां तक है कि हमारी दिल्ली नगर निगम प्रत्येक इतवार को, संडे को भी स्कूलों के अंदर जाकर के फॉगिंग कर रही है। असली बात है कि इसमें जागरूकता की अधिक आवश्यकता है, और जब तक अगर हमने बीमारी पर कंट्रोल करना, तो डॉक्टर अनिल दुबे जी ने जो कहा था कि स्वच्छता अभियान, यानी हमको स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा, और स्वच्छता हर आदमी का व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, यहां पे आप अपना नारा ले आइए। लास्ट कमेंट के तौर पर ऋषि पांडे जी, लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में। क्या विपक्ष अब इस ऐसे मुद्दों को लेकर भी सड़क पर उतरेगा? बिल्कुल, सिर्फ राफेल पे ही हंगामा नहीं करेगा? बिल्कुल सर, सड़कों पे भी उतरने की जरूरत पड़ गई है, और इनके झूठे आंकड़े का जवाब देने का भी वक्त आ गया है। और अभी झूठा आंकड़ा बाद में देना, पहले जगाने की बात कर। ठीक है अनिल जी, अरे बोलने तो दीजिए मुझे। ये बताइए कितने मेडिकल कॉलेज खोले मोदी सरकार? लास्ट कमेंट आपका, लास्ट कमेंट ऋषि पांडे जी। सर, 2019 के चुनाव में जनता इनको जवाब दे देगी, और आने वाले टाइम में इनको जितने झूठे वादे किए हैं बच्चे के साथ, एक भी झूठा वायदा नहीं करा जी आप। सर, कुपोषण के मामले में, ठीक है, कुपोषण के मामले में सही आंकड़ा दीजिए, आप कितनी हुई है? डॉक्टर दानिश कमाल, लास्ट कमेंट आपका इस पूरे मामले पर।
जम्मू में कितनी मौतें हुई हैं, आप ये आंकड़ा दीजिए, छुपाइए मत, गुमराह मत कीजिए देश को, आप छुपाइए मत, ये आंकड़ा दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है आजाद भाई, आप गुमराह कर रहे हैं। आजाद भाई, सरकारों का यही रवैया है, दरअसल आपस में लड़ते रहना है। हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज्यादा किसी की नीतियां स्पष्ट नहीं है, बहुत अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। एक छोटा सा मेरा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, कुछ देशों में मैंने सुना है कि माइक्रो स्पीशीज, छोटी छोटी मछलियां कुछ ऐसी आती हैं जो इको फ्रेंडली भी हैं, हमारे लिए सुरक्षित भी हैं, उनको पानी में छोड़ा जा सकता है और वो लार्वा को खा लेती हैं, जिससे लार्वा को खत्म किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष लड़ने से बात खत्म बाज आए तो उसके बाद इन चीजों को सोचा जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही दानिश कमाल, डॉक्टर दानिश कमाल ने बात ये कही है कि अगर सत्ता और विपक्ष लड़ने से बाज आए और पॉजिटिव काम करें तो यकीनन जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी की जा सकती हैं। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।